Hello dear students. So today we are going to solve the questions of the chapter Coordination Chemistry. So our first question is the primary and the secondary valencies of cobalt respectively in the complex CONH35Cl Cl2R. तो इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? तो देखिए जो भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहाँ पे, ओके, जो भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वही क्या होगी, हमारी प्राइमरी वैलेंसी होगी। ठीक है, तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो लेट अस अज्यूम कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर x है, ओके, अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगैंड, क्लोरीन हैज अ चार्ज ऑफ -1, राइट। अब देखिए बाहर दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा, -2 का। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होना चाहिए, +2 का चार्ज होना चाहिए, राइट। सो x कितना आया हमारा, +3 आया। इट मीन्स दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू +3, राइट। सो देयरफॉर प्राइमरी वैलेंसी इज ऑल्सो 3. So therefore primary valency is equal to 3 and secondary valency। अब देखिए हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इसी वजह से सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी हमारी, सेकेंडरी वैलेंसी इज एक्चुअली इक्वल टू दी कोऑर्डिनेशन नंबर, बराबर है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी हमारी 6 होगी, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, दैट इज 3 and 6। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ COCl4 इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड इज E raised to m T2 raised to n. Sum of m and number of unpaired electrons is sum of m and n। एक्चुअली इन्होंने हमें यहाँ पे क्या पूछा है, sum of m and the number of unpaired electrons is, right। ओके, चलिए तो अब देखिए, अब अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो जो हमें क्वेश्चन दिया है, किसका पूछा है क्वेश्चन, COCl4 का। तो हम अच्छे से जानते हैं कि COCl4 इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो हमारा कोबाल्ट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, CO2+, राइट। CO2+ मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं हम, अर्गॉन 3d7, राइट, अर्गॉन 3d7 4s0, बराबर है। +2 की बात चल रही है, कोबाल्ट +2 की बात चल रही है। वी नो दैट क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगैंड एंड ऑल्सो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, राइट, वीक फील्ड लिगैंड है। तो ये रहा हमारा E सेट और ये रहा हमारा T2 सेट। तो हमें क्या करना है, ये D7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करने हैं, सिंस इट इज अ वीक फील्ड लिगैंड। तो फिलिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5, देन द 6th इलेक्ट्रॉन विल कम इन द E सेट एंड इवन द 7th इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मतलब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, E4 T2 3, E4 एंड T2 3। तो हमें क्या कहा है, सम ऑफ m एंड n, दैट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है और m क्या है हमारा, m है 4, राइट। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज द सम ऑफ m एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, m की वैल्यू आई 4, number of unpaired electrons है 3, so 4 plus 3 is equal to 7। Moving on to the next question, which of the following cannot be explained by the crystal field theory? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज या कौन से जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो देखिए सबसे पहले तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डेल्टा नॉट के एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से इंट्रोड्यूस करवाया है हमें, राइट। दैट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंट्रोड्यूस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ डेल्टा, राइट, बट इट कांट एक्सप्लेन इट्स ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं कर सकती कौन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट। वरना बाकी के जो प्रॉपर्टीज है, देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं, कलर भी एक्सप्लेन करती है CFT, स्टेबिलिटी के बारे में भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेनेशन देती है। सो दैट इज यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन
1, that is the order of the spectrochemical series cannot be explained by CFT. It is actually an experimental result, right? So that's why the answer for this question will be option 1. Okay, moving on to the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Next question है the hybridization and the magnetic behavior of cobalt ion in CONH363 plus complex respectively is. अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन पूछिए. क्या पूछा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए और मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए. देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है. यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारे अमोनिया है, राइट, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगी. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगी तो क्या होगा, कोबाल्ट. पहली बात तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, राइट. हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गॉन 3d6 4s0. ओके, सो दैट इज देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स in 3D, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. But since ammonia is a strong field ligand, तो अमोनिया क्या करवाएगी, अमोनिया करवाएगी d electrons का pairing. That is the pairing of the d electrons will take place like this, right? So this is 3D. यहाँ पे होगा 4s, यहाँ पे होगा आगे 4p. तो होता क्या है, since there are 6 ammonia ligands, so the electrons from the ammonia ligands will be filled in the next empty orbitals like this, right? And that's why your hybridization will come as a D2sp3. And since all the electrons of the cobalt are paired, right, all the electrons of the cobalt are paired, so that's why the complex will be diamagnetic. The complex will be diamagnetic, right? समझ में आ रही है बात? ठीक है. तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, D2sp3 and diamagnetic. That is option 3. Moving on to the next question. The number of paramagnetic species from the following is. Again this is a numerical value type question. यहाँ पे हमें कितने पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है ये बताना है. चलिए हम एक एक कंपाउंड से शुरू करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं NiCN4 2-. अब देखिए NiCN4 2- में जो निकेल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ओके, कैसा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 3d8. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 3d8. अब 3d8 का फिलिंग हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8. But since cyanide is a strong field ligand, it will cause pairing of the d electrons. It will cause pairing of the d electrons, resulting in the configuration like this, right? तो मतलब निकेल के कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. मतलब ये तो क्या हुआ भाई, ये तो डायमैग्नेटिक हुआ. मतलब ये हमारा आंसर, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा. देन नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट निकेल टेट्राकार्बोनिल. निकेल टेट्राकार्बोनिल. अब यहाँ पे जो निकेल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. मतलब उसके पास उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखेंगे, आर्गॉन 3d10. सो 3d10 होगा. अगर सारे हमारे d ऑर्बिटल्स फिल्ड है तो ये क्या हुआ, फिर अगेन ये क्या हुआ, डायमैग्नेटिक हुआ, राइट? ओके, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है. देन आफ्टर दैट NiCl4 2-. अब देखिए NiCl4 2- में जो निकेल है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3d8. ओके, 3d8 बराबर है. ओके, अब अगर 3d8 है तो हमने यहाँ इस तरीके से फिलिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7 and 8 बराबर है. बट सिंस क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगैंड, it will not cause pairing of the electron, and there will be two electrons, two unpaired electrons, right, in Ni2+, and that's why this compound will be paramagnetic. देखिए जिन जिन कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे. देन FeCN6 4-. FeCN6 4- में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, राइट. +2 है. साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है. तो पहली बात तो Fe2+,
का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 3d6 क्या आएगा 3d6 so 1 2 3 4 5 and 6 but since cyanide is a strong field ligand it will cause pairing पेयरिंग हो जाएगा तो कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा अगेन दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा देन CuNH3 4 2 प्लस CuNH3 4 2 प्लस अब यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d9 कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d9 so filling will go like this right even after the filling there will be one unpaired electron left with copper and that's why this complex will be paramagnetic this complex will be paramagnetic right ठीक फिर उसके बाद FeCN6 3 minus FeCN6 3 minus now in FeCN6 3 minus Fe is in +3 oxidation state will have the configuration of 3d5 that is 1 2 3 4 and 5 but since cyanide is a strong field ligand it will cause pairing लेकिन अब देखिए यहाँ पे इवन आफ्टर पेयरिंग इस कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग होने के बावजूद क्या होगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पीछे बचेगा सो द कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक right okay and the last option is FeH2O6 2 plus FeH2O6 2 plus अब FeH2O6 2 plus में Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 so 1 2 3 4 5 6 but since water is a weak field ligand right pairing of the d electrons will not take place and the complex will be paramagnetic right so total हमें कितने कॉम्प्लेक्सेस मिले पैरामैग्नेटिज्म वाले या जिनके पास पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है 4 सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 4 होगा ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हियर दे हैव गिवन अस अ टेबल में लिस्ट 1 में है कुछ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और लिस्ट 2 में हमें दिए गए हैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन नैनोमीटर और हमें यहाँ पे करेक्टली पेयर्स को मैच करना है राइट अब देखिए सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन पढ़ते हैं एनर्जी के लिए दैट इज E इज इक्वल टू hc/λ दैट इज बेसिकली एनर्जी हैज एन इनवर्स रिलेशन विद द वेवलेंथ राइट तो यही रिलेशन हमें यहाँ पे लगाना है जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है दैट इज द CFSE ये एनर्जी भी क्या होगी वेवलेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी दैट इज द लाइट दैट इज एब्जॉर्ब्ड ओके द लाइट दैट इज एब्जॉर्ब्ड उसकी वेवलेंथ उसको क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंड दिस CFSE is directly proportional to the strength of ligand so therefore can I not say like this that the strength of ligand is also inversely proportional to the wavelength मतलब ligand जितनी ज्यादा strong होगी wavelength of light that will be absorbed वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी कम होगी राइट अब अगर हम सारे हमें दिए गए ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं दैट साइनाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड अब अगर साइनाइड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है तो इनमें से सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो होगी वेवलेंथ की वो उस साइनाइड कॉम्प्लेक्स की होगी दैट इज सी का आंसर हमारा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए राइट बिकॉज अगर हम सारे कॉम्प्लेक्सेस को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज साइनाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड तो वो जो भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसकी वेवलेंथ सबसे लीस्ट होगी एंड द लीस्ट इज 310 राइट अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें सो इवन इफ वी आइडेंटिफाई ओनली वन मैच द पेयर करेक्टली सी वी गेट द करेक्ट आंसर क्योंकि दिए गए ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें C1 है ठीक है चलिए कोई बात नहीं बाकियों की बात कर लेते हैं अब हम अच्छे से जानते हैं इन सारे में वाटर जो है वो क्या है सबसे वीकेस्ट है तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की वैल्यू उसी कॉम्प्लेक्स की होगी complex where water is present as a ligand so that is D4 then CONH3 6 3 plus will have a value of 475
and COCl NH35 will have a value of 535. Okay, so this is the question. So ये रिलेशन हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl precipitated on addition of excess of AgNO3 to 1 mole of each of the following complexes. These are the 4 complexes 1, 2, 3 and 4. इसमें हमने excess AgNO3 ऐड किया तो टोटल कितने मोल्स हमें मिलेंगे AgCl के. अगेन दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन. अब अगर कॉम्प्लेक्सेस को ध्यान से देखेंगे तो पहले कॉम्प्लेक्स में हम देख सकते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स में एक जो हमारा क्लोरीन है, राइट, वही आयोनाइजेबल है, द वन विच इज रिटन आउटसाइड द स्फीयर. सो दिस विल गिव मी 1 मोल ऑफ AgCl, राइट. देन सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो हमें दिया है NiH2O6 Cl2. अब यहाँ पे 2 क्लोरीन आयोनाइजेबल है, सो दिस विल गिव मी 2 मोल ऑफ AgCl, right. Then next is PtNH32 Cl2. अब इसमें no ionizable, okay, no ionizable Cl is present, so here you will not get any mole of AgCl. और जो लास्ट कॉम्प्लेक्स हमें दिया है PdNH34 Cl2. So again here there are 2 ionizable chlorines that are present, so this will give me total 2 mole of AgCl. तो अब अगर देखें तो हमें टोटल कितने मिलेंगे? टोटल, सो टोटल वी विल गेट 5 मोल्स ऑफ AgCl. सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? 5. Our answer should be 5. Moving on to next question. The sum of bridging carbonyls in WCO6 and Mn2CO10 is. तो कितने कार्बोनिल्स ब्रिजिंग है ये हमें पूछा गया है. अब इसका आंसर अटेम्प्ट करने के लिए हमें इन दो कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए. ये दोनों मेटल कार्बोनिल्स के एग्जाम्पल है. सो जो हमारा WCO6 है ये एक्चुअली एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरह है कि जिसमें 6 कार्बोनिल लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड है W के अराउंड, राइट. सो यहाँ पे कोई भी ब्रिजिंग कार्बोनिल प्रेजेंट नहीं है. एंड इवन इन Mn2CO10 actually there is a single bond between the two Mn and 5 carbonyl ligands are arranged around each manganese. So even here there is a no bridging carbonyl present. Okay, no carbonyl ligand is acting as a bridging ligand. Okay, that ब्रिजिंग लिगैंड एक ऐसी लिगैंड होती है जो दो मेटल्स के बीच में एज अ ब्रिज प्रेजेंट होती है. ओके, विच कनेक्ट्स द टू मेटल्स. सो यहाँ अगर देखें तो कोई भी ब्रिजिंग कार्बोनिल प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 होना चाहिए. आंसर हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज. तो ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें तो चारों ऑप्शंस में 3 कॉम्प्लेक्सेस हमें दिख रहे हैं. इनकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की ऑर्डर हमें बतानी है. तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे हर कॉम्प्लेक्स में. सो सबसे पहले अगर हम बात करें FeF6 3-, तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d5. बट सिंस फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगैंड, यहाँ पे जो हमारा Fe है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 1 2 3 4 5. सो दिस इज 3d5. ओके, ऑफ द Fe3+. तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है. तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2. सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5+2. सो ये कितना आएगा? √35. ये कितना आएगा? √35 बोहर मैग्नेटॉन. देन नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो हमें दिया है दैट इज COF6 3-. यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी. कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा इसका? 3d6, राइट. अगेन दिस इज अ वीक फील्ड लिगैंड, तो कोबाल्ट जो है
उसके जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे अरेंज्ड होंगे, 1 2 3 4 5 and 6. नो पेयरिंग ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस सिंस द लिगैंड इज अ वीक फील्ड लिगैंड. तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4. सो हमारी म्यू की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 + 2, right? So that is 24 root 24 Bohr magneton. And the last complex that is given to us is the cobalt oxalate, C2O4 thrice मतलब oxalate ligand, right? अब यहाँ पे जो हमारा कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा. अगेन कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6, बट ऑक्सलेट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा. यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा. तो मतलब 3d6 that is 1 2 3 4 5 and 6. So as I said, since it is a strong field ligand, यहाँ पे हो जाएगा पेयरिंग. हमारा कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 0, राइट? सो देयरफॉर तुम्हारा म्यू भी क्या आ जाएगा, 0 बोहर मैग्नेटॉन. तो मतलब सबसे लीस्ट तो किसका है, इट इज ऑफ द कोबाल्ट ऑक्सलेट, राइट? ठीक है, तो कोबाल्ट ऑक्सलेट कॉम्प्लेक्स का लीस्ट है. ठीक है, तो मतलब या तो हमारा आंसर ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4 में से होगा, राइट? अब इन दोनों वैल्यूज को देखिए, √35 और √24. √35 और √24, ऑब्वियसली √35 की वैल्यू ज्यादा आएगी. तो मतलब सबसे ज्यादा म्यू की वैल्यू FeF6 3- की होगी. सो दैट इज हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1, राइट? ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the correct order of the ligand field strength? अब हमें ligands की strength की order पूछी गई है. तो देखिए ये जो order है ये according to spectrochemical series हमें बस बतानी है. So the increasing order of the field strength of the ligand is, सबसे पहले H2-, फिर उसके बाद oxalate that is C2O4 2-, then ammonia, then ethylene diamine and then कार्बोनिल दैट इज CO. सो देखिए हमारा ऑप्शन कहाँ पे मैच हो रहा है, इट इज ऑप्शन 2. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. ठीक है, फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस योर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शुड बी थरली लर्न्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The Cl-CO-Cl bond angle values in a fact that is facial complex is. तो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है CONH3 thrice Cl thrice, ये एक फेशियल कॉम्प्लेक्स है. तो देखिए फिर ये फेशियल और मेरिडोनियल या आइसोमर्स के टाइप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के टाइप है. तो जो फेशियल आइसोमर होगा इस कॉम्प्लेक्स का ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बराबर है, राइट? दैट इज द 3 टाइप्स ऑफ द ligands, that is the similar types of the 3 ligands are present at the one of the faces of the octahedron, बराबर है. अब अगर हम इस octahedron को carefully observe करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल है COCL के CL के बीच का, राइट? ये कितना है, 90 डिग्री. एंड इवन दिस वन ऑल्सो कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, बराबर है, राइट? ओके, तो मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. ये 120 नहीं होगा, 180 तो बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, सिर्फ एक ही एंगल होगा बिटवीन दी 2 क्लोरीन एंड 1 कोबाल्ट, दैट इज 90 डिग्री. तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following complex will show largest splitting of the d orbitals? कुछ कॉम्प्लेक्सेस हमें दिए गए हैं और सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस कॉम्प्लेक्स में होगी ये पूछा गया है. अब अगर हम दिए गए ऑप्शंस को केयरफुली देखें तो सारे Fe के कॉम्प्लेक्सेस है और सारे ऑप्शंस में लिगेंड्स अलग अलग है. तो मतलब ये क्वेश्चन हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. So if you look at the spectrochemical series, we know that here the cyanide is the strong field ligand. ओके, दिए गए जितने भी लिगैंड्स हैं चारों ऑप्शन में उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड कौन है, साइनाइड. तो मतलब सबसे ज्यादा डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग भी कौन करवाएगा, द कॉम्प्लेक्स व्हिच हैज साइनाइड लिगैंड्स, एंड दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 3. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the cobalt carbonyl complex CO2 CO8, the number of cobalt cobalt bonds is X and terminals
CO लिगेंड्स इज 1, सो X प्लस वाई इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे फिर हमें CO2 CO8 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें होता क्या है कि दो कोबाल्ट मेटल में एक सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। देर आर टू ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगेंड्स, देर आर टू ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगेंड्स एंड थ्री टर्मिनल carbonyl ligands are present on each cobalt atom, राइट। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। हर कोबाल्ट पे 3 टर्मिनल CO लिगैंड्स है, ब्रिजिंग 2 है और एक कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड होता है। तो हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ CO CO बॉन्ड्स इज X, सो दैट इज X इज इक्वल टू 1 एंड Y is the terminal CO ligand, तो टोटल टर्मिनल लिगेंड्स कितने हुए 6, सो दैट इज 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो हमारा आंसर क्या होगा 7। Moving on to the next question. White precipitate of AgCl dissolves in ammonia solution due to the formation of, मतलब AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है, क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक कंपाउंड बनेगा जिसका फॉर्मूला है AgNH3 ट्वाइस plus and Cl minus, and this complex that is formed, it is actually a soluble complex, water soluble complex, इसीलिए ये वो जो white PPT होती है AgCl की वो डिसॉल्व हो जाती है, राइट। तो फिर हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, दैट इज AgNH3 2Cl। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट्स। चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि NiCN4 2- NiCN4 2- ये एक स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है DsP2, ठीक है। तो चलिए पहले इन्होंने यहाँ पे जो कहा है क्या ये सही है, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा NiCN4 2- है, इसमें जो हमारा निकेल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d8 होगा, राइट, दैट इज 3d8। So actually what happens is that since cyanide is a strong field ligand, it causes pairing of the d electron, right, it causes pairing of the d electron। तो pairing हो जाने के बाद क्या होगा, pairing हो जाने के बाद एक d ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट रहेगा जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया जाता है। मतलब यहाँ आगे क्या होंगे, हमारे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, सो दैट इज साइनाइड के 3d के एक वैकेंट में 4s और 4p में, ठीक है। सो मतलब यहाँ और यहाँ 4p में, तो मतलब हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा 3d 4s 4p, तो हाइब्रिडाइजेशन आता है DsP2, राइट। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्क्वायर प्लेनर होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब ये आधी स्टेटमेंट तो करेक्ट है। चलिए आगे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। बट NiCO4 इज टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर निकेल। अब उन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है हमारा वो है NiCO4। अब ये जो NiCO4 है इसमें एक्चुअली हमारे निकेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10। आफ्टर एक्साइटेशन क्या बन जाता है, वो 3d10 बन जाता है एक्साइटेशन के बाद, क्योंकि यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे भी क्या है 0 है। तो 3d10 मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा। सबसे पहली बात तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन इन्होंने तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक कहा है, मतलब ये गलत हो जाएगी, ये पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने जो कहा है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, नहीं ये डायमैग्नेटिक होता है। हाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इवन दिस इज करेक्ट बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो मतलब एक्चुअली स्टेटमेंट 1 हमारी फॉल्स बन जाती है। देन स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, NiCl4 2- and NiCO4 both have a same d electron configuration, have same geometry and are पैरामैग्नेटिक। अब देखिए यहाँ पे NiCO4 के बारे में तो हम जान चुके हैं, अब ये बात कर रहे हैं किसकी, NiCl4 2- की। अब NiCl4 2- में निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली क्या होगा 3d8। तो पहली बात तो ना इनका डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नहीं, राइट। निकेल टेट्रा कार्बोनिल में निकेल 3d10 है, राइट, लेकिन यहाँ दूसरे कॉम्प्लेक्स में वो 3d8 है, तो मतलब एक्चुअली स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है, राइट। तो मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी।
Moving on to the next question. The spin-only magnetic moment value of an octahedral complex among COCl 3.4 NH3, NiCl 2.6H2 and PtCl 4.2 HCl, which upon reaction with excess of AgNO3 gives 2 moles of AgCl is. ओके सो हियर अब अगर जो हमें यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं तो वो कितने मोल्स ऑफ एजीसीएल फॉर्म करते हैं वो हम चेक करते हैं। चलिए सारे कंपाउंड्स का एक एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है COCl3.4NH3 ओके एंड दिस इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3 और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रल होने के लिए यहाँ पे क्या होंगे 4 अमोनिया होंगे 4 अमोनिया है तो 2 क्लोरीन होंगे सो 1 क्लोरीन विल बी आउटसाइड राइट। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे हमें 1 मोल ऑफ AgCl मिलेगा मतलब ये जो क्लोरीन है बाहर क्योंकि ये आयोनाइजेबल है सो मैं सीधा सीधा यहीं पे लिख देती हूँ दैट दिस विल गिव मी ओनली 1 मोल ऑफ AgCl। Then the second complex that is NiCl2.6H2 when this is treated with excess of AgNO3 and the complex that is formed is an octahedral complex. So this will be NiH2O 6 2 plus and we will get 2 moles of AgCl. And the last one that is PtCl 4.2 HCl treated with excess of AgNO3 will form an octahedral complex okay that is the PtCl6 4 minus and here actually we will get no PPT of AgCl यहाँ पे हमें कोई AgCl की PPT नहीं मिलेगी राइट ओके तो मतलब इन कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ एक ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है जो मुझे 2 मोल्स ऑफ AgCl दे सकता है दैट इज द निकेल कॉम्प्लेक्स और उसी का हमें spin only magnetic moment वैल्यू पूछा गया है दैट इज म्यू वैल्यू इज बीइंग आस्क्ड। सो अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें दैट इज NiH2O6 2 प्लस इसमें निकेल जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा +2 मतलब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 3d8 हुआ राइट 3d8 हुआ। अब क्योंकि वाटर जो है ये एक वीक फील्ड लिगैंड है तो यहाँ पे d इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं होगा तो अगर d इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए 2 सो म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओके अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 अगर हम लेंगे लेकिन इन्होंने क्या कहा है नियरेस्ट इंटीजर बताओ तो इसकी वैल्यू जो है सॉल्व करने के बाद समथिंग अराउंड 2.8 आएगी ओके समथिंग रफली अराउंड 2.8 2.9 के आसपास आएगी लेकिन इसको हमें राउंड ऑफ करके पूछा है नियरेस्ट इंटीजर मतलब ये कितना लगभग 3 तो मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 3 होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन the equivalence of diethylene sorry the equivalence of ethylene diamine required to replace the neutral ligands from the coordination sphere of the trans complex of COCl3.4 NH3 is ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है COCl3.4 NH3 कैसा है ट्रांस। अब ये कैसा होगा CONH3 4 Cl2 और एक क्लोरीन आयोनाइजेबल होगा और ये कैसा है ट्रांस है कैसा है ट्रांस है ठीक है ट्रांस है तो मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ कर सकती हूँ ठीक है ये रहा हमारा ये कॉम्प्लेक्स राइट। अब हमें क्या पूछा है कि हमें कितने इथिलीन डायमाइन के यूनिट्स लगेंगे कितने इक्विवेलेंट्स लगेंगे ताकि हम सारे न्यूट्रल लिगैंड्स को इस स्पीयर से कोऑर्डिनेशन स्पीयर से रिप्लेस कर पाए। अब यहाँ पे अमोनिया हमारी क्या है न्यूट्रल लिगैंड है बट अमोनिया इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड। अमोनिया क्या है मोनोडेंटेड लिगैंड है मोनोडेंटेड है लेकिन जो हम इथिलीन डायमाइन यूज करेंगे वो डाइडेंटेड या बाइडेंटेड है। तो अगर 4 अमोनिया को रिप्लेस करना है तो हमें 2 यूनिट्स ऑफ इथिलीन डायमाइन लगेंगे मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा राइट हमारे इथिलीन डायमाइन जो है वो इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकता है कोबाल्ट को राइट। तो मतलब 4 अमोनिया को रिप्लेस करने के लिए हमें सिर्फ 2 इथिलीन डायमाइन लगेंगे सो दैट वी विल रिक्वायर एक्चुअली 2 इक्विवेलेंट्स। कितने इक्विवेलेंट्स लगेंगे हमें 2 राइट।
चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में हमें कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए गए हैं, लिस्ट टू में अगर हम देखें तो सारे आइसोमेरिज्म लिखे गए हैं, हमें बस कॉम्प्लेक्स को आइसोमेरिज्म के साथ मैच करना है, राइट। ओके, सबसे पहले देखें तो CONH3 6 CrCN6, वी नो ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, राइट। ओके, फिर उसके बाद CONH3 थ्राइस NO2 थ्राइस। अब यहाँ पे जो हमारी NO2 ये जो लिगैंड है ये एक एम्बिडेंटेड लिगैंड है, राइट। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। CrH2O6Cl3 solvate isomerism, and the last one cis complex of CrCl2OX2 that is the oxalate ligand। ओके, सिस है तो मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब डेक्स्ट्रो लीवो दोनों टाइप के फॉर्म्स इसके प्रेजेंट होंगे। तो देखिए फिर यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा आंसर A3 है, B1 है, C2 है और D4 है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांस NiBr2PPH3 ट्वाइस एंड मेरिडोनियल CONH3 थ्राइस NO2 थ्राइस रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे बस हमें ट्रांस और मेरिडोनियल आइसोमर पहचानने हैं। सबसे पहले अगर ट्रांस की बात करें तो बहुत इजी है, हम जानते हैं कि दोनों जो सिमिलर लिगेंड्स है वो अपोजिट होने चाहिए। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में है, तो मतलब 2 और 3 हमारा आंसर तो नहीं होंगे, इट इज आइदर 1 और 4। अब मेरिडोनियल की बात करें तो अगर हम ऑप्शन 1 को देखें तो यहाँ पे तीनों नाइट्रो लिगेंड्स और तीनों हमारे अमोनिया लिगेंड्स ये एक्चुअली ऑक्टाहेड्रॉन के फेस पे प्रेजेंट है, सो एक्चुअली दिस इज अ फेशियल आइसोमर, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट अगर देखें तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द ऑप्शन 4। ओके, मेरिडोनियल आइसोमर इज प्रेजेंट इन द लास्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the number of stereoisomers possible for the complex COOX twice that is oxalate BrNH3. So in this question we have been asked the total number of stereoisomers for the given complex is, तो जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया है उसके टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया है उसमें 3 टाइप के लिगैंड्स है, एक बाइडेंटेड लिगैंड है OX मतलब ऑक्सल एटम, दैट इज अ बाइडेंटेड लिगैंड, ब्रोमीन एंड अमोनिया, राइट। तो देखिए एक आइसोमर तो हम क्या बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं सिस एंड ट्रांस, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, ट्रांस आइसोमर की बात करूं, तो ट्रांस आइसोमर में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा अमोनिया और ब्रोमीन इनको ट्रांस रख सकते हैं, सो दिस विल बी द ट्रांस आइसोमर, दिस विल बी द ट्रांस आइसोमर। देन टॉकिंग अबाउट दिस सिस आइसोमर, अब अगर सिस आइसोमर की बात करें तो सिस आइसोमर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिस आइसोमर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव अगर होगा तो क्या होगा, इसके दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज वन विल बी डेक्स्ट्रो एंड अनदर विल बी द लियो। तो मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हमारे स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे 3, दैट इज वन विल बी द ट्रांस विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट, और सिस ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसीलिए दो इन आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लिवो। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 3, right? Okay, then moving on to the next question. Given below are two statements. We have to identify the correct and the wrong statement. So first statement क्या कहती है? The identification of the Ni2 plus ions is carried out by dimethyl glyoxime in the presence of ammonium hydroxide, that is NH4OH. And the second statement says that the dimethyl glyoxime is a bidentate neutral ligand. तो सबसे पहले तो जो पहली स्टेटमेंट है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ निकेल आयन इज कैरिड आउट बाय DMG इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। Ni2 प्लस निकेल आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम का यूज करते हैं, राइट। इससे हमें क्या मिलती है, अगर निकेल प्रेजेंट होगा तो रोजी रेड कलर की PPT बनती है, रोजी रेड PPT ऑफ
DMG twice 2 plus rosy red PPT, right? Red PPT of this complex is obtained if nickel is present. So first statement actually correct है. Second statement कहती है dimethyl glyoxime is a bidentate neutral ligand. So dimethyl glyoxime जो है वो bidentate ligand तो है but it is an anionic ligand. चलिए तो लिगैंड देखिए ऐसे लिगैंड का स्ट्रक्चर भी हम निकाल सकते हैं. जो हमारी लिगैंड है OH एक तरफ O माइनस, राइट. सो दिस इज अवर डाइमिथाइल ग्लायोक्साइम. ठीक है, ये हमारा डाइमिथाइल ग्लायोक्साइम लिगैंड है. ये इट कोऑर्डिनेट्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, राइट. इट इज अ बाइडेंटेड एंड आयोनिक लिगैंड. इस लिगैंड पे -1 का चार्ज प्रेजेंट होता है. सो इट इज नॉट ए न्यूट्रल लिगैंड. तो मतलब जो स्टेटमेंट 2 है वो एक्चुअली गलत है, right? So it means that statement 1 is true but statement 2 is false. Option number 4, right? Moving on to the next question. अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The compound that inhibits the growth of the tumors is. इनमें से कौन सा कंपाउंड ट्यूमर्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है? तो we know that there is a compound which is called as cisplatin, which is widely used in the treatment of tumors. So cisplatin is a complex which has 2 chlorine and 2 ammonia ligands, right? So that is this will be the correct formula of cisplatin, that is 2 chlorine and 2 ammonia are present on the same side, that is the cisplatin. तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन होगा हमारा सी. करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द वन दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज. तो दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये जानना है कि इनमें से ऐसा कौन सा हमारा कंपाउंड होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. अब देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ ए कायरल मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट. नाउ अ कायरल मॉलिक्यूल डज नॉट possess अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. रिमेंबर, जो भी कायरल मॉलिक्यूल होगा उसके पास क्या नहीं होनी चाहिए? अ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट possess और इट डज नॉट possess अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं होगी, ठीक है, तो ही वो क्या होगा? कायरल होगा या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो इट विल बी अकायरल. नाउ प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स एनी इमेजिनरी प्लेन that can cut the molecule into 2 equal halves or that can divide the molecule into 2 equal halves is only called as plane of symmetry. उसी को क्या कहते हैं? plane of symmetry कहते हैं. ठीक है, अब देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन में हम ऐसा प्लेन पास करें जो इन दोनों बी से जाता हो, ठीक है, और जो हमारे एक्सिस पे ए और बी प्रेजेंट है उनसे भी अगर पास होता हो तो हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ्स हो सकते हैं, राइट. इधर की तरफ भी ए है और दूसरी तरफ भी ए ही बचा है. सो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है. देन टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में देखिए अगर हम ऐसे स्टैंडिंग प्लेन पास करते हैं, राइट थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, जो दोनों एक्सिस पे ए एटम जो प्रेजेंट है उनको कट करते हुए जाएगा तो भी हमारा मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, राइट. तो इवन बी हमारा आंसर नहीं होगा. अगर हम ऑप्शन डी को भी देखें, अगेन ऐसा ही सिमिलर प्लेन अगर हम पास करते हैं जो बिल्कुल मॉलिक्यूल के सेंटर से जाएगा सेंट्रल मेटल एटम को, और एक्सिस पे प्रेजेंट जो दोनों ए एटम्स है उनको भी अगर कट करते हुए जाएगा तो 2 इक्वल हाफ्स हमें मिलते हैं. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. अब अगर हम ऑप्शन सी को ध्यान से देखें तो देखिए इसमें ऐसा प्लेन हमें नहीं मिलेगा जो हमारे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में कट करे. आप कैसे भी पास करने की कोशिश कीजिए, हॉरिजॉन्टली भी अगर आप पास करेंगे, वर्टिकली भी अगर आप पास करेंगे तो भी ऐसा कोई प्लेन नहीं है जो हमारे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाए. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी.
अगर ऐसा क्वेश्चन किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए आता है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, राइट। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होगी तो मॉलिक्यूल अकायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, राइट। देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंपाउंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ लेड पॉइजनिंग इज। सो लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कंपाउंड हम यूज करते हैं? तो देखिए, लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए जो कंपाउंड यूज किया जाता है वो है EDTA, दैट इज इथिलीन डायमाइड टेट्राएसिटेट। ओके, सो मेडिकेशन जो है वो एक्चुअली काम किससे करता है? दिस एक्चुअली वर्क्स विद द किलेशन थेरेपी और वर्क्स थ्रू किलेशन थेरेपी, राइट। सो ये जो हमारा EDT है, EDTA है, ये क्या कर लेता है? किलेट्स फॉर्म कर लेता है मेटल आयंस के साथ और उन्हें रिमूव कर लेता है, ठीक है। सो लेड पॉइजनिंग में हम EDTA ये कंपाउंड यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, the complex that has highest crystal field splitting energy is। दिए गए कॉम्प्लेक्सेस में से सबसे ज्यादा CFSE दैट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होगी? तो देखिए, पहली बात तो सारे कॉम्प्लेक्सेस जो हमें दिए हैं सारे ऑक्टाहेड्रल है एक्सेप्ट दिस ऑप्शन डी। ये जो है ये हमारा एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हम देख सकते हैं COCl4 2- होगा, राइट। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की डेल्टा वैल्यू दैट इज CFSE की वैल्यू वो वैसे ही ऑक्टाहेड्रल से कम होती है, राइट। तो फिर बचे हुए जो हमारे ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन A, B एंड C, तो उसमें हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन है इनमें से? साइनाइड लिगेंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड एंड द डेल्टा is directly proportional to the ligand strength. Magnitude of the delta is directly proportional to the ligand strength. मतलब ligand की strength जितनी ज्यादा होगी डेल्टा की वैल्यू भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी. So that's why I can say that our correct answer for this question will be option C, right? Moving on to the next question. मैच द मेटल्स विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कॉलम 1 में मेटल्स दिए गए हैं, कॉलम 2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या एंजाइम दिए हैं, हमें करेक्टली पेयर्स को मैच करना है, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि जो हमारा कोबाल्ट है, राइट, वो किस में प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विटामिन B12, राइट। तो ये होगा हमारा एक करेक्ट मैचिंग। देन सेकेंड, अगर हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, राइट। देन विल्किंसन कैटलिस्ट कंसिस्ट ऑफ रोडियम, इट हैज अ फॉर्मूला ऑफ RHCl PPH3 thrice, right? PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, इट इज ऑल्सो अ न्यूट्रल लिगेंड। सो ये विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला है, दैट इज RHCl PPH3 thrice, right? And then last, zinc ion is present in the carbonic anhydrous। तो देखिए फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? A थर्ड, राइट। देन B4, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन C, राइट। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेटल d ऑर्बिटल्स दैट आर डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड्स इन K3COCN6 आर। तो ऐसे कौन से हमारे d ऑर्बिटल्स है जो डायरेक्टली लिगेंड्स को फेस करते? तो देखिए, अब जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन में अगर हम देखें जो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है दैट इज COCN6 3-, ओके, COCN6 3-, इसमें जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3 होगा, राइट। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 आएगा। क्या आएगा? 3D6, राइट। सो देखिए 3D6 आएगा, बट क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो साइनाइड का क्या करवाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करवाएगा, राइट। 3D6 will be 1 2 3 4 5 6, but since cyanide is a strong ligand it will cause pairing, और pairing की वजह से क्या हो जाएगा? फिर देखिए pairing की वजह से जो हमारे D के इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, राइट। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे,
बराबर है। सो देयर विल बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होता है वो बिल्कुल ऑक्टाहेड्रन के सेंटर में होता है और लिगैंड 6 कॉर्नर पे होते हैं। तो ईजी सेट के जो लोब्स होते हैं वो डायरेक्टली एक्सिस पे पॉइंट करते हैं, दैट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगैंड। सो ईजी सेट कंप्राइजेस ऑफ which orbitals dx square minus y square and dz square. So these are the metal d orbitals that are directly facing the ligands. So हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राइट। ये डायरेक्टली फेसिंग होते हैं लिगेंड्स की तरफ, इसीलिए तो ज्यादा रिपेल होते हैं, एनर्जी इनकी बढ़ती है, राइट, एंड दैट्स व्हाई दे फॉर्म द ईजी सेट। ओके, सो next question, moving on to the next question. On treatment of 100 ml of 0.1 molar solution of COCl3.6H2O with excess of AgNO3, 1.2 into 10 raised to 22 ions are precipitated. The complex is, तो हमें इनमें से वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा वो आइडेंटिफाई करना है। So first we find the number of moles of complex. हम complex के number of moles निकाल सकते हैं पहले। Number of moles of complex will be equal to molarity into volume in ml divided by 1000। क्योंकि देखिए अगर मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखिए मोलारिटी कितनी दी है हमें? 0.1 इनटू, अगर वॉल्यूम 100 ml में लिया है तो नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आया? 0.01 मोल। ठीक है, तो इतने मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स हमने लिए थे। नाउ द नंबर ऑफ ions which are precipitated that are 1.2 into 10 raised to 22, obviously क्लोरीन आयंस ही प्रेसिपिटेट हुए होंगे। तो इन नंबर को नंबर ऑफ मोल्स में पहले तो हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेसिपिटेटेड दैट आर इक्वल टू कितने आयंस आए? 1.2 इंटू 10 रेज टू 22। इनको अगर हम एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करें दैट इज 6.023 इंटू 10 रेज टू 23, तो हमारा आंसर कितना आएगा? रफली 0.02 मोल्स। कितना आएगा? 0.02 मोल्स, मतलब 0.02 मोल्स ऑफ आयंस जो है वो प्रेसिपिटेट हुए, राइट। तो देयरफॉर कितने क्लोरीन आयंस होंगे? नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस इन आयनाइजेशन स्फीयर, नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस इन आयनाइजेशन स्फीयर इज इक्वल टू कितने क्लोरीन आयंस होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेसिपिटेटेड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। कितने आयंस प्रेसिपिटेट हुए? 0.02 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। सो टोटल कितने क्लोरीन आयंस है हमारे आयनाइजेशन स्फीयर में? 2, मतलब 2 क्लोरीन आयंस आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, मतलब वो आयनाइजेबल है, मतलब वो क्या होंगे? हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होंगे, राइट, दैट इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? CO H2O5 Cl Cl2 डॉट H2O। अगर हम दिए गए ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ऐसा ही ऑप्शन है जिसमें 2 क्लोरीन जो है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। Then moving on to the next question, which of the following arrangements does not represent the correct order of the property stated against it? तो हर ऑप्शन में हमें कुछ प्रॉपर्टी बताई गई है और उस प्रॉपर्टी के लिए एक ऑर्डर बताई गई है, तो हमें जो है इनमें से कौन सी ऑर्डर करेक्ट नहीं है? डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर, मतलब इनमें से कौन सी इनकरेक्ट ऑर्डर है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो अब हम अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात की है, तो देखिए सबसे पहले तो वैनेडियम 2+ में, वैनेडियम 2+ में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट, वैनेडियम 2+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे? वैनेडियम 2+ में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वैनेडियम 2+ में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। Cr 2+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। Mn 2+ में
5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड Fe2 प्लस में Fe2 प्लस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फिर अगर हम इसी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो हमारी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर प्रॉपर्टी है, इसका आंसर तो ऐसा होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर Mn का होगा, फिर उसके बाद Fe2 और Cr2 प्लस, इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड द लास्ट शुड बी वेनेडियम। तो देखिए एक्चुअली यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बट फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द अदर ऑप्शंस। सो सेकंड में क्या दिया है, आयोनिक साइज की बात कर रहे हैं, तो आयोनिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड। एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो आयोनिक साइज क्या होती है, कम होते जाती है। ठीक है, तो ये बराबर है। देन इवन द सी इज करेक्ट, दैट इज द स्टेबिलिटी इन द एक्वियस सॉल्यूशन। स्कैंडियम जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, right, in the aqueous solution. It does not form Sc2 plus, that is the, it does not show plus 2 oxidation state. Then last, number of oxidation state. So the oxidation state increases as we go from group 3 to group 7 in the same period, right? मतलब जैसे जैसे आगे जाते हैं हम, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जाते हैं। मैंगनीज के सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। द इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।